एक चीज़ होती है प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता, है ना? तो बहुत से लोगों को एक डिलेमा ऑफ प्रायोरिटी होती है कि भाई किस चीज़ को हम प्राथमिकता दें, उन्हें समझ में नहीं आता। चाहे वो दवाइयों के मामले में हो, चाहे लाइफ में दूसरी चीज़ों के मामले में हो। जैसे कि फेस से कुछ क्रीम दिया और सनस्क्रीन दिया है, तो कौन सा पहले लगाना चाहिए? जिसे अंदर जाना है उसे पहले लगाना चाहिए। तो पहले लगाएँगे मेडिकेटेड क्रीम्स, फिर लगाएँगे एक लेयर सनस्क्रीन। अगर बॉडी के लिए मेडिसिन्स वाले क्रीम और मॉइस्चराइज़र है तो पहले कौन सा लगाना चाहिए? पहले मेडिसिन्स लगाएँगे, मेडिसिन्स अंदर जाएगी, फिर उसके ऊपर से एक लेयर मॉइस्चराइज़र, है ना? ऐसे ही लाइफ में भी लोगों को प्रायोरिटी का एक कन्फ्यूज़न रहता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? करियर इम्पोर्टेंट है, हेल्थ इम्पोर्टेंट है या रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है? और फिर अलग-अलग एज ग्रुप में ये इम्पोर्टेंस भी चेंज होता है। कम एज में हेल्थ के इश्यूज़ नहीं होते, बट करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिडिल एज में जाओगे तो जो करियर का होना है हो चुका रहता है ना? फिर रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और ओल्ड एज में चले जाओगे तो जो रिलेशनशिप का होना है वो भी हो चुका रहता है। फिर आपका हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन ये ऐसे जनरलाइज़ भी नहीं होता। हर किसी के लिए प्राथमिकताएँ अलग होती हैं। इवन छोटी-छोटी चीज़ों में भी आपको दिन भर में 4-5 काम करने हैं तो कौन-सा पहले इम्पोर्टेंट है? इसे करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी डेट बीतने वाली है। अगर आप खाना बना रहे हैं और 4 चीज़ें रखी हुई हैं, इस पे पहले ध्यान देना है। इसके चक्कर में वो जल जाता है ना? तो प्राथमिकता का ध्यान रखना और उसकी समझ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन जब पेशेंट्स आते हैं उनको कई सारी प्रॉब्लम्स रहती है तो वो भी कंफ्यूज होते हैं कि हमें पहले कौन सी चीज़ ठीक करनी है। कुछ फंक्शन है 2 महीने बाद, फेस के लिए ट्रीटमेंट चाहिए और स्ट्रेच मार्क्स भी हैं, तो इनमें से किसको हम प्राथमिकता देंगे? ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कई सारी प्रॉब्लम्स को लेकर लोग आते हैं तो फिर हमें बोलना पड़ता है कि पहले एक चीज़ ठीक करिए। जो चीज़ पहले ठीक होने वाली है, जो चीज़ आसानी से ठीक होती है पहले उसे ठीक करेंगे। जो चीज़ लॉन्ग टर्म है और अभी उसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग फिर बाद में ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। नहीं तो एक साथ बहुत सारी दवाइयाँ हो जाती हैं, तो पेशेंट को मना करना पड़ता है कि नहीं अभी आप इतनी सारी दवाइयाँ मत लीजिए, एक-एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करिए। जब कभी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो थोड़ी देर पॉज़ लेकर के एक साथ नहीं कूद पड़ना चाहिए। थोड़ी देर पॉज़ लो और सोचो कि इनमें से कौन-सा पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट पे प्रोसीड करो। क्या कहते हो? हेयर फॉल हो रहा है और ग्रेइंग भी हो रही है, तो ग्रेइंग का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। हेयर फॉल का कुछ महीनों का होता है, तो ग्रेइंग का उससे डबल होता है। तो हम एक साथ भी शुरू कर सकते हैं, और या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले हेयर फॉल को कंट्रोल करें और ग्रेइंग की सिर्फ एक आध टैबलेट ही हो, ताकि बढ़ने का प्रोसेस तो कम से कम रुक जाए। ऐसे ही फेस में मेलाज़्मा हो और पिंपल्स भी हो, बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है? तो क्योंकि मेलाज़्मा की जो मेडिसिन्स हैं वो एक्ने बढ़ाती हैं। एक्ने की जो मेडिसिन्स हैं उससे मेलाज़्मा ज़्यादा डार्क दिखने लगता है। तो हमें फिर पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, फेस की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है कि इन दोनों में से किसे हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। और ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो स्पेशलिस्ट करता है आपके लिए। तो इसलिए जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हमेशा स्पेशलिस्ट से कंसिडर करना चाहिए। वो आपके लिए डिसीज़न लेगा कि भाई आपको इस रास्ते से चलना है, ऐसे प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। प्राथमिकताओं का पता होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी लाइफ हो या फिर जो मेडिसिन्स कर रहे हो या फिर रोज़मर्रा का काम हो। एग्ज़ाम्स आ गए हैं आपके, तो माँ के लिए प्राथमिकता होती है कि बेटा खाना खा लो, खाना खा लो। बेटे के लिए प्राथमिकता होती है कि कोर्स नहीं पूरा हुआ है। देखिए, फ़िल्म देखी हमने यूट्यूब पे, वेनसांग का नाम सुना है तुमने? ज़ुआनज़ांग का नाम सुना है? नहीं? अच्छा, हम लोगों को हिस्ट्री बुक में वेनसांग के नाम से पढ़ाते हैं। जो एक्चुअल स्पेलिंग है उसकी है एक्स से, XUAN, ज़ुआनज़ांग। तो वो यात्री था चाइना का, 600 AD की बात है, ईसा से 600 साल बाद। और वो चाइना से पैदल चलते हुए इंडिया आया, 25,000 किलोमीटर की उसकी जर्नी। वो आया इसलिए कि वहाँ जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर थे, उसका कहना था कि हमें ओरिजिनल स्क्रिप्चर नालंदा में जाकर के देखने हैं
उसकी कॉपी बनानी है और लेके वापस चाइना लाना है। तो उसकी पूरी जर्नी की फिल्म है और ये फिल्म चाइनीज़, हिंदी और संस्कृत में है। पूरी फिल्म में सबटाइटल्स हैं और चाइना में बनी आई है और चाइना की तरफ से ऑस्कर के लिए जो फॉरेन लैंग्वेज की फिल्म होती है उसके लिए नॉमिनेटेड है। तो उसमें हम लोग के इंडियन कैरेक्टर्स वगैरह हैं सारे, जो हम लोग देखते हैं अपने सीरियल्स में, OTT में, वो लोग भी हैं। तो देखना उसे यूट्यूब में है, ज़ुआनज़ांग के नाम से ही है और उसका शायद डिस्क्रिप्शन ये है कि फॉरेन फिल्म नॉमिनेशन फ्रॉम चाइना, ऐसे सर्च करेंगे तो मिलेगा। करीब 110 देशों की उसने यात्रा की। तो कितनी उसकी मुश्किल थी जर्नी आने की। फिर जब वो नालंदा पहुंचता है तो वहाँ पे जो गुरु उसको मिलते हैं उससे संस्कृत में पूछते हैं, तो उसे थोड़ी आती थी पहले से, था वो चाइनीज़। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और उस टाइम पुराने इंडियन शहर कैसे हुआ करते थे, क्या ट्रेडिशंस था, उसके बारे में डिटेल में। बहुत सिनेमेटोग्राफिक फिल्म है, शानदार मूवी है, 2 घंटे की फिल्म है, ऑस्कर मिलना चाहिए उसको। जैसे हम लोग की हिस्ट्री बुक्स पे नाम चेंज कर देते हैं, तो हम लोग को अपनी हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है इंसान की लिखी हुई चीज़ों से, क्योंकि यहाँ किसी ने नोट डाउन नहीं किया था। तो उस समय उत्तर भारत में कन्नौज में एक राजा था, हर्षवर्धन, और उसके यहाँ पर एक पोएट था बाणभट्ट, और उसने बहुत सारे रचनाएं वगैरह की, इसलिए बहुत फेमस है। और उसी के दरबार में एक मयूर भट्ट था, मुझे एक बार फिर से देखना पड़ेगा यही नाम था कि नहीं। तो उसने लिखा सूर्य शतकम नाम से 100 कविताओं का एक संग्रह, और उसको कुष्ठ रोग था। और जब उसने कविता लिखी तो सूर्य देवता प्रसन्न हो गए और उसकी बीमारी ठीक हुई। इसका जिक्र मिलता है। लेकिन देखो इसमें ट्रिकी चीज़ है, कुष्ठ रोग 2 तरह के होते हैं। श्वेत कुष्ठ भी होता है जो कि विटिलिगो है, और अगर आप सूर्य देवता की उपासना कर रहे हो, धूप में बैठे हुए हैं कई महीनों तक, आपका विटिलिगो ठीक हो सकता है। तो ये है मेंशन कि उसको एक कुष्ठ रोग था और उसने सूर्य देवता की उपासना में सूर्य शतकम लिखी और इससे उसकी बीमारी ठीक हुई। मुझे लगता है उसको विटिलिगो था, थोड़ा बहुत रहा होगा, तो धूप में बैठता था तो इसलिए ठीक हो गया। है ना इंटरेस्टिंग चीज़। पुरानी चीज़ें पढ़ो तो उसमें इंटरेस्टिंग लिंक मिलते हैं, उसमें क्लू मिलते हैं, ऐसे शर्लक होम्स की तरह से क्लू मिलते हैं कि एक्चुअल में क्या रहा होगा और क्या हुआ। तो हम पढ़ रहे हैं, उसके पीछे रियलिटी कुछ और भी रही होगी।